हाय दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बैदा फिल्म को, जो 2025 की बॉलीवुड की सबसे धमाकेदार मूवी है। इसने अपनी कहानी और विजुअल्स से हॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैदी को कुछ ब्रिटिश सैनिक पकड़ कर ले जा रहे हैं। मौत का डर कैदी के चेहरे पर साफ नजर आता है। वह बार बार कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन सैनिक उसकी एक नहीं सुनते और उसे फांसी की जगह की ओर धक्का देकर ले जाते। तभी कैदी वहां एक पिशाच को देखता है और वहां से गायब हो जाता है। भागते भागते कैदी एक झोपड़ी में चला जाता है, लेकिन वहां एक दूसरा आदमी भी बंधा हुआ था जो पानी मांग रहा होता है। कैदी उसे पानी पिला देता है और चुप रहने को कहता है, लेकिन तभी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और कैदी को पकड़कर ले जाते हैं और फांसी दे देते हैं। कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम राम बाबू होता है। राम पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था, जहां अपने काम के दौरान उसने कई लोगों को मारा था। कुछ समय बाद वह मानसिक रूप से टूटने लगता है, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था और इतने सारे कत्लों का बोझ सहन नहीं कर पा रहा था। उसे सपनों में मारे गए लोग दिखने लगते हैं। इसी कारण उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब वह ट्रैक्टर कंपनी एशियनेस में काम करने लगा है। इसी सिलसिले में वह एक गांव सेरर जा रहा होता है, लेकिन अंधेरे और रास्ता भटकने के कारण ड्राइवर उसे पंघटा नाम के गांव में उतार देता है। ड्राइवर कहता है, यहाँ से पंचायत का घर 2 किलोमीटर दूर है, 200 रुपये देकर किसी के यहाँ रात गुजार लीजिएगा। और वह रास्ता बताए बिना ही वहां से चला जाता है। राम उसे पूछता है कि रास्ता किस तरफ है, लेकिन ड्राइवर बदतमीज होता है और बिना बताए चला जाता है। अब राम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे किस दिशा में जाना है। न रास्ता दिख रहा था, न कोई इंसान। ऐसे ही भटकते भटकते वह जंगल में चला जाता है। तभी उसे दूर रोशनी दिखाई देती है, तो वह उसी दिशा में बढ़ता है। वहां वही पिशाच बैठा होता है और सारंगी बजा रहा होता है। राम उससे पंचायत का रास्ता पूछता है। पिशाच बताता है कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और जाना तो संभल के जाना। राम को अजीब लगता है और वह पूछता है, आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? पिशाच कहता है, मैं तो यहीं रहता हूँ। खैर, राम उसके बताए रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन अचानक उसका दिमाग घूमने लगता है और उसे सब कुछ लाल दिखने लगता है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा होता है और राम पर हमला कर देता है। राम उसे धक्का देकर भाग जाता है और वापस पिशाच के पास लौट आता है। राम बताता है कि वहां कोई था जिसने मुझ पर हमला किया। पिशाच कहता है, कोई जानवर रहा होगा। राम कहता है, वो जानवर नहीं था। लेकिन पिशाच कहता है, आपको अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं होगा। इस तरह वह राम के साथ माइंड गेम खेल रहा था। फिर वह कहता है, पास में ही मेरा एक कॉटेज है जो भटके हुए मुसाफिरों के लिए ही है, आपको पसंद आएगा। राम के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वह पिशाच की बात मान लेता है और उसे पैसे देने लगता है, लेकिन पिशाच पैसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है, आप मेरे मेहमान हैं, इसकी जरूरत नहीं है। राम को लगता है कि यह काफी भला आदमी है और उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते पिशाच को ठोकर लग जाती है, लेकिन वह गिरता नहीं है, बल्कि कुछ सेकंड के लिए उसका पैर ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। तब राम उसके पैर को देखकर समझ जाता है कि यह इंसान नहीं है, लेकिन वह बहादुर था, इसलिए सोचता है जो होगा देखा जाएगा और उसके साथ चलता रहता है। फिर पिशाच उसे उस झोपड़ी के पास ले जाता है जिसे वह कॉटेज कह रहा था। वहां पहुंचकर पिशाच की आंखें काली हो जाती हैं और वह कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर राम को अंदर जाने को कहता है। राम अंदर चला जाता है, लेकिन जैसा बताया गया था कि अंदर सब बढ़िया होगा, वैसा कुछ नहीं था। वहां फांसी की पेंटिंग लगी होती है, ब्रिटिश सैनिकों की डॉल रखी होती है, कोई खाट नहीं, सिर्फ एक टेबल और कुर्सी थी। राम सोचता है, आज रात जागकर ही निकालनी पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट देखने बैठ जाता है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह अचानक टेलीपोर्ट होकर एक जेल में पहुंच जाता है। राम सोचने लगता है, यह क्या हुआ? यह कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? तभी कुछ ब्रिटिश सैनिक आते हैं जो उसे कैदी बताते हैं और कहते हैं कि आज उसे फांसी दी जाएगी। राम को कुछ समझ नहीं आता और वह सैनिकों से पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? लेकिन सैनिकों को लगता है कि वह मौत के डर से पागल हो गया है और अजीब बर्ताव कर रहा है। वे उसकी एक नहीं सुनते और पकड़कर बाहर ले जाते हैं। तभी वह पिशाच वहां दिखता है जो उसकी पेंटिंग बना रहा होता है। राम उसे देखकर कहता है, मैं तो तुम्हारे कॉटेज में था, यहाँ कैसे आ गया? लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। राम उसके पीछे भागता है और जैसे ही उसे छूता है, वह वापस पंघटा गांव में लौट आता है। राम भले ही फांसी से बच गया हो,
लेकिन उसके दाएं हाथ पर एक नीले रंग का घाव बन चुका होता है। फिर वह गांव वालों से बात करता है और बताता है कि कल रात कॉटेज के पास उसे एक आदमी मिला था। यह सुनते ही सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। तभी वहां गोलू नाम का आदमी आता है और पूछता है, आप पर किसी भूत का साया तो नहीं है? राम कहता है, नहीं तो गोलू कहता है, तो फिर गांव वाले क्यों भाग गए? राम उसे सब कुछ बताता है कि कल जंगल के कॉटेज के पास एक आदमी मिला था। तब गोलू कहता है, तो फिर आपको अहिल्मा दीदी से मिलना चाहिए। वह राम को लेकर अहिल्मा के पास जाता है। राम अहिल्मा को सब कुछ बता देता है। अहिल्मा बताती है कि जिस व्यक्ति से आप मिले हैं, हम उसे पिशाच कहते हैं। आज तक जो भी उसे देखा है वह कभी जिंदा नहीं बचा। अगली सुबह उसकी लाश खेतों में मिलती है। आप उस पिशाच से बच निकलने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन आप ऐसा क्या किए कि आप बच गए? राम बताता है कि उसने पिशाच का हाथ पकड़ा था और तब वो वापस गांव आ गया, लेकिन अब उसी हाथ पर नीला निशान बन गया है। इस पर अहिल्मा कहती है कि अब राम पिशाच के प्रभाव में है। वह जिस दुनिया से आए हैं वह पिशाच की बनाई हुई दुनिया है और उसी में राम की आत्मा का एक हिस्सा फंसा हुआ है। पिशाच राम की आत्मा को धीरे धीरे टॉर्चर कर रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे नीला होता जाएगा और एक दिन वह खत्म हो जाएगा। राम की फांसी की तैयारी के वक्त जब वह पिशाच की पेंटिंग बन रही थी, उसी समय उसकी आत्मा का एक हिस्सा उस चित्र में कैद कर लिया गया। अगर राम को खुद को बचाना है तो उसे फिर से उसी दुनिया में जाकर अपनी आत्मा के हिस्से को पाना होगा और अपनी फांसी को रोकना होगा, तभी वो बच पाएगा। लेकिन राम को अब ये भी जानना था कि पिशाच है कौन। तो अहिल्मा उसे पिशाच के बारे में बताती है कि पिशाच इस टाइम का नहीं है, बल्कि पिशाच 1940 के टाइम का है। पहले वह नॉर्मल राइटर था और उसी कॉटेज में रहता था और उसी कुर्सी पर बैठकर अपनी कविताएं लिखा करता था। उन दिनों देश में क्रांतिकारी की लहर चल रही थी। फिर देशभक्त होने के नाते वो अपनी क्रांतिकारी कविताओं से ही लोगों को जागरूक करता था। उसका आईक्यू लेवल भी काफी था। वो बचपन से ही कविताएं लिखना शुरू कर चुका था। उसे साइंस में भी अच्छा नॉलेज था और वह कोई न कोई रिसर्च करता रहता था। इसी दौरान वो अपनी कुछ थ्योरी को टेस्ट करने जर्मनी चला गया, लेकिन जब वह वहां से लौटा तो उसके पास सुपरनेचुरल पावर आ चुकी थी। केवल एक उंगली के ही इशारे से किसी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता था, जिससे सब लोग उससे डरने लगे थे, यहां तक कि ब्रिटिश सरकार भी। गांव वालों का मानना था कि वो काला जादू जानता है, लेकिन कोई उसे देशभक्त मानता था, कोई पिशाच। लेकिन एक दिन उसकी खबर किसी ने ब्रिटिश सरकार को दे दी। जब वे लोग उसके कॉटेज में उसे पकड़ने गए तो वह वहां पर मिला ही नहीं और फिर वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वो दिख जाता है और तब मौत अपना शिकार चुनती है, यानी इस गांव में कोई न कोई उसका शिकार बनता है। राम पूछता है, लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? अहिल्मा कहती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपके पास केवल 48 घंटे हैं खुद को बचाने के लिए, तो जल्दी कीजिए। तब राम अहिल्मा से उस आदमी के बारे में पूछता है जो पहले पिशाच से बचकर जिंदा लौटा था और उसका पता लेकर वहां से चला जाता है। उस आदमी का नाम हेमंत होता है। गोलू का कहना था कि हेमंत के पास जाने का कोई फायदा नहीं, जिंदा तो बच गया लेकिन वो पागल हो गया है। लेकिन फिर भी राम हेमंत से बात करने चला जाता है और उससे पूछता है कि पिशाच से जिंदा लौटकर कैसे वापस आया था। लेकिन पिशाच का नाम सुनते ही हेमंत डर जाता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। लेकिन दोनों के ज्यादा जोर देने पर हेमंत सब कुछ बता देता है कि जब सैनिक उसे फांसी के लिए तैयार कर रहे थे तब एक ओम नाम के आदमी ने कहा कि जब तुम बेहोश होने का नाटक करोगे तब ये लोग तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे और फिर मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। और फिर हेमंत ने वैसा ही किया और उसकी फांसी टल गई। बाद में ओम ने उसे जेल से निकाल दिया और कुछ बातें बताईं कि पिशाच उसे पहले भी फांसी दे चुका है। लेकिन हेमंत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो वहां से बाहर निकलना था, तो ओम ने उसे एक पेपर और तांबा दिया। पेपर पर जो मंत्र लिखा था उसे पढ़कर मेटल को चबाकर कुएं में कूद जाना था। हेमंत ने बिल्कुल वैसा ही किया और वहां से बाहर निकल आया। अब ये सब जानकर वहां से जाते वक्त राम नोटिस करता है कि उसका जख्म और बड़ा हो गया है, तो उसे अपना टास्क जल्दी निपटाना था। लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था और राम ने अपनी स्पाई वाली स्किल से उसे नोटिस भी कर लिया था। राम ने गोलू को बताया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तुम सीधे अहिल्मा के पास जाओ, मैं बाद में तुम्हें वहीं मिलता हूं।
गोलू वहां से अहिल्मा के पास चला जाता है और राम उस आदमी के पीछे भागता है जो उसका पीछा कर रहा था। राम ने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन उस आदमी ने राम के मुंह पर कोई पाउडर फेंक कर भाग गया। राम को लगा कि इसे पिशाच ने भेजा है। फिर राम अहिल्मा से पूछता है कि पिशाच के लिए कोई आदमी भी काम करता है क्या। अहिल्मा का कहना है कि हेमंत किसी आदमी का जिक्र तो करता है, लेकिन उसने उस आदमी को कभी नहीं देखा और न ही उसके बारे में कुछ जानती है। राम को पिशाच के बारे में और डिटेल में बताते हुए अहिल्मा कहती है कि ये एक अलग डायमेंशन है जिसे उसने खुद क्रिएट किया है। 1940 में सैनिक पिशाच को पकड़ने आए थे तो वो अपने डायमेंशन में चला गया था और इसीलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। तब से वो अपनी ही दुनिया में रहता है और जब चाहे हमारी दुनिया में आता जाता रहता है। लेकिन अगर हम किसी तरह उसे 1940 में भेज दें तो शायद उसकी वो दुनिया खत्म हो जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अहिल्मा को ये नहीं पता था कि पिशाच को 1940 के टाइम में कैसे भेजा जाए, तो उसके बारे में राम को खुद पता करना होगा। अहिल्मा कहती है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए विराट योग अवस्था में बैठूंगी। राम पूछता है, उससे होगा क्या? अहिल्मा कहती है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम राम के दोस्त डॉक्टर शेखावत को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट था और नॉर्मल रिसर्च करता था। इस वक्त उसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था जिसके अंदर रियल पिशाच था, वही जो बॉडी के अंदर घुसकर सारा खून सुखा देता है। वो कह रहा था, मुझे यहां से बाहर निकालो, नहीं तो इस आदमी को खत्म कर दूंगा, खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी इसके अंदर। लेकिन शेखावत उसकी बातों में नहीं आता और उसे कोई दवाई पीने को कहता है। तभी राम का कॉल आता है और राम उसे सारा मामला बताता है। राम की सारी बातें सुनने के बाद शेखावत बताता है कि पिशाच ब्लैक मैजिक और साइंस दोनों का नॉलेज रखता है और इन दोनों को मिलाकर उसने पावर हासिल की है। अब वह सुपर ह्यूमन बन चुका है। वो सब कुछ कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर उसने अपनी खुद की डायमेंशन बनाई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेशन जरूर किया होगा, क्योंकि उससे ही प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के असर से वहां रहने वालों की याददाश्त 24 घंटे बाद खत्म हो जाती होगी। वही मेमोरी रीसेट होकर बार बार दोहराती होगी। हम समझ सकते हैं कि 3 से 4 सैनिक पिशाच के वर्ल्ड में रहते हैं जिन्हें 1940 से पकड़कर लाया है और वह उन्हें रोबोट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वे लोग बस अपना काम कर रहे हैं। वे लोग सेलर में जाते हैं, जो भी वहां रहता है उसे कैदी समझकर वे लोग फांसी दे देते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वे 1940 में हैं ही नहीं। जिसे फांसी पर चढ़ा रहे हैं वो कोई रियल कैदी नहीं, बल्कि पिशाच के द्वारा फंसाया गया एक विक्टिम है। स्टार्टिंग वाला भी वो रियल कैदी नहीं था, बल्कि पिशाच का ही एक शिकार था और पिशाच ये काम काफी लंबे टाइम से कर रहा है। खैर, शेखावत बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का असर तुम पर नहीं है, इसीलिए कॉपर को सील की तरह उपयोग करना होगा और ये अच्छा रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के उल्टा काम करता है। तभी हेमंत ने कुएं में कूदते समय जो चबाया था वो कॉपर ही था। खैर, शेखावत पिशाच के वर्ल्ड को खत्म करने का भी तरीका बताता है कि राम को वहां की एनर्जी रिसोर्सेज को ढूंढकर बंद करना होगा, जो लाइट और साउंड के फॉर्म में हो सकते हैं। राम कहता है, लेकिन पिशाच हमें थोड़ी ना ये सब करने देगा। तो शेखावत कहता है, सही कह रहे हो, वो तो तुम्हें देखते ही मार देगा, इसीलिए तुम्हें एनर्जी बॉल बनाकर पिशाच की तरफ फेंकना है। तब पिशाच की पावर थोड़ी देर तक काम नहीं करेगी और तुम अपना काम खत्म कर लेना। एनर्जी बॉल बनाने का तरीका भी लिखकर वो मैसेज कर देता है। राम वो सारा सामान गोलू से अरेंज करवाकर एनर्जी बॉल बनाकर उस जंगल के कॉटेज की तरफ चला जाता है। लेकिन गोलू को डर लग रहा था कि कहीं उसका सामना पिशाच से न हो जाए। लेकिन दोनों कॉटेज पहुंच जाते हैं। फिलहाल पिशाच वहां नहीं था। फिर राम गोलू से कहता है, मेरे यहां से जाते ही कुर्सी को आग लगा देना। फिर राम एनर्जी बॉल लेकर और कमर में कॉपर बांधकर कुर्सी पर बैठ जाता है और दोबारा पिशाच के वर्ल्ड में चला जाता है। इधर गोलू राम के जाने के बाद कुर्सी को आग लगा देता है। दूसरी तरफ पिशाच ने राम की आत्मा के हिस्से को जहां बांधा हुआ था वहां राम का रियल बॉडी भी जुट जाता है। तभी वहां पिशाच आता है और राम से कुछ सवाल पूछने लगता है जो उसके रिसर्च का हिस्सा होते हैं। पिशाच पूछता है, मौत के करीब आकर कैसा लग रहा है? पुरानी याद आ रही है क्या कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या सही था, क्या गलत था? कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई हो? लेकिन राम किसी सवाल का जवाब नहीं देता, जिससे पिशाच कहता है, तुम्हें ये तीसरी बार फांसी दी जा रही है, कुछ भी याद नहीं? राम कहता है, नहीं। फिर पिशाच वो नोट करके चला जाता है। इसके बाद जब सैनिक राम को फांसी की तैयारी करने लगते हैं, तभी वह बेहोशी का नाटक करने लगता है।
जिससे उसकी फांसी अभी के लिए टल जाती है और उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तब वही ओम नाम का आदमी आता है और राम को भी पेपर और कॉपर देता है। लेकिन राम कहता है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। उसे यहां से बाहर निकलने का दूसरा तरीका मालूम है। वह यह भी बताता है कि वह हेमंत से मिल चुका है, जिसने तुम्हारे बारे में बताया था, और पूछता है कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो और तुम्हें ये सब याद कैसे रहता है। यह सुनकर ओम चौंक जाता है और बोलता है कि ये बात तुम्हें पता है कि यहाँ 24 घंटे में याददाश्त चली जाती है। राम कहता है कि वह तो यह भी जानता है कि यहाँ हर रोज सब काम दोहराए जाते हैं। तो ओम कहता है कि ये बात तो सिर्फ पिशाच ही जानते हैं। राम बोलता है, तुम उसके साथ क्यों हो? तब वह बताता है कि वह भी पिशाच की तरह एक क्रांतिकारी था। जब मुझे पता चला कि पिशाच ऐसी खोज कर रहा है जिससे अंग्रेजों को बिना हथियार के हराया जा सकता है, तो मैं भी उसके साथ हो गया। लेकिन अपने प्रयोग के चक्कर में वह इतना पागल हो गया था कि सही गलत का अंतर ही भूल गया। लोगों के जान से खेलना उसके बाएं हाथ का खेल बन चुका है। फिर उसने अलग डायमेंशन बना लिया जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। उसके प्रयोग यहाँ पर भी चल रहे हैं। मुझे यह कहकर लाया था कि जब सफलता मिल जाएगी तो 1940 में जाकर अंग्रेजों को हरा देंगे और फिर एक नई शुरुआत होगी। लेकिन समय के साथ उसका मकसद भी बदल गया। अब वह जिंदगी और मौत को काबू करना चाहता है और वह इसमें काफी हद तक सफल भी हो चुका है। फिर राम उससे पूछता है कि पिशाच ने मुझसे कहा था कि वह मुझे 2 बार फांसी दे चुका है, इसका क्या मतलब है? तो ओम बताता है कि इसका मतलब तुम्हारे पिछले 2 जन्म में भी वह तुम्हें फांसी दे चुका है। मैंने खुद देखा है और वह लाइफ और डेथ पर स्टडी करता रहता है। बार बार जन्म लेने का रहस्य क्या है? अगर किसी को एक ही तरह से मारा जाए तो अगले जन्म में क्या बनता है? तो पिशाच राम के यहाँ 2 जन्म से उसे बेकार धातु की तरह इस्तेमाल करता आ रहा है और न जाने ऐसे कितने लोगों के साथ भी जन्मों जन्म तक जिंदगी और मौत का खेल खेल रहा है। अब पिशाच इंसान नहीं रहा और इसीलिए लोग उसे पिशाच कहते हैं। लेकिन राम का कहना था कि वह पिशाच को हरा देगा। इस पर ओम कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, वह बहुत पावरफुल है और तू मेरी बात मान और चुपचाप यहां से चला जा। लेकिन राम का यह कहना था कि इस रौन की लंका को जलाए बिना नहीं जाएगा और ओम से पिशाच के उन जगहों के बारे में पूछता है जहां वह काम करता है। उसे 2 जगहों के बारे में पता चलता है। पहली वह जगह जहां मूर्ति के पास बैठकर पिशाच अपनी तंत्र साधना करता है और दूसरी उसकी लैब जहां वह रिसर्च करता है। वह उसे वहां ले जाने को कहता है। तो पिशाच अभी तंत्र साधना कर रहा होता है और वे दोनों लैब की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में सिपाही उन्हें देख लेते हैं तो राम उन्हें मारकर लैब की ओर बढ़ जाता है। फिर वह लैब में पहुंचता है जहां रॉकेट जैसे आकार का एक यंत्र लगा होता है और उसमें से साउंड निकल रहा होता है। उसे डॉक्टर शेखावत की बात याद आती है, साउंड वाली पावर सोर्स का जिक्र किया था। राम सोचता है कि यह साउंड वाला पावर हाउस ही होगा, तो वह उसे बंद कर देता है। तभी अलार्म बजने लगता है और राम वहां से निकल जाता है। पिशाच अलार्म की आवाज सुनकर लैब की ओर चला जाता है। तो राम ओम के पास मूर्ति वाली जगह पर जाता है और लाइट वाला रिसोर्स खोजने लगता है। लेकिन वहां कई सारे दिए जल रहे होते हैं तो राम उन्हें बुझाने लगता है। तभी पिशाच आकर ओम को उंगली के सहारे मार देता है। फिर वह राम पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये क्या बेवकूफी वाले काम कर रहे हो? मेरे सालों की मेहनत और कितने लोगों के बलिदान पर पानी फेरने जा रहे थे। राम कहता है, कुछ भी हो लेकिन मासूम लोगों को मरना सही नहीं है। इस पर पिशाच कहता है, जब उद्देश्य बड़ा हो तो लोगों के कुछ बलिदान गिने नहीं जाते, चाहे कितने भी हों। राम कहता है, अब मैं किसी और को तुम्हारे हाथों मरने नहीं दूंगा। तो पिशाच कहता है, अब तू फांसी से नहीं मरेगा बल्कि मैं तुझे खुद मारूंगा। लेकिन राम डरता नहीं और उसे हल्के में ले लेता है। वह पीछे से बड़ा डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाच उसे अपनी पावर से रोक देता है और अपनी साउंड पावर से उस पर अटैक कर देता है। इससे बेहोश होकर राम एक तरफ गिर जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वह एक एनर्जी बॉल निकालकर पिशाच के पास फेंकता है जो किसी स्मोक बॉम्ब की तरह काम करती है। उस स्मोक में पिशाच घिर जाता है, लेकिन उस एनर्जी बॉल से पिशाच को कोई नुकसान नहीं होता। वह राम को हवा में उठा लेता है। दूसरी तरफ अहिल्मा दीदी भी साधना कर रही होती है और इस दौरान वह भी एक एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और राम के जरिए अपनी एनर्जी पिशाच की दुनिया में भेज देती है। इससे पिशाच की पावर काम करना बंद कर देती है। यहां मैं बता दूं कि एनर्जी बॉल बेकार नहीं हुई थी,
उसने अपना काम किया था, लेकिन वह अधूरा था। जैसा कि हम जानते हैं, पिशाच का पावर विज्ञान और साधना दोनों से मिला है। इसी तरह राम की साइंस वाली बॉल और अहिल्मा की साधना वाली बॉल मिलकर एक नया पावर बनाती हैं, जिससे पिशाच की पावर खत्म हो जाती है। अब राम आसानी से उस पर अटैक कर पाता है और उस अकेले रखे दिए की तरफ भागता है। वही दिया लाइट सोर्स था, जो पिशाच का असली पावर सोर्स था। राम तुरंत जाकर उसे बुझा देता है और वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। वह देखता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर कॉटेज से बाहर निकलता है तो गोलू वहीं खड़ा था, जो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। गोलू पूछता है, आपने वो कुर्सी क्यों जलवाई थी? राम बोलता है, डॉक्टर शेखावत ने बताया था कि कुर्सी ही ट्रांसफर का मुख्य जरिया था, लेकिन अब पिशाच यहाँ नहीं आ पाएगा। गोलू पूछता है, वो भूत था? राम कहता है, क्या पता, लेकिन वह बहुत पावरफुल था। फिर गोलू बताता है, आपके जाने के बाद शिला दीदी पूरे वक्त ध्यान में बैठी थीं। राम बोलता है, पता है, उन्हीं की वजह से मैं पिशाच को हरा पाया हूं। दूसरी तरफ पिशाच 1940 में पहुंच चुका था। एक भारतीय सैनिक उसे तुरंत शूट करने के लिए कहता है, लेकिन अंग्रेज सैनिक कहता है कि हमें इसे गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है, मारने के लिए नहीं। इस पर भारतीय सैनिक कहता है, अरे ये पिशाच है, खून पीता है, इसे तुरंत खत्म कर दो। फिर पिशाच खुद कहता है, ये सही कह रहा है, पिशाच हूं मैं, और वह सबको एक ही साथ खत्म कर देता है। यानी उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इधर वर्तमान में डॉक्टर शेखावत को अपनी थ्योरी में कुछ गड़बड़ का पता चलता है और वह राम को फोन करके कहता है, अगर पिशाच वाकई 1940 में चला गया है तो शायद गड़बड़ हो गई है और देश के साथ जो हमने सोचा था उसका ठीक उल्टा होगा। लेकिन क्या होगा यह हमें बताया नहीं जाता। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगली फिल्म में पिशाच और भी पावरफुल बनकर आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।